आप सभी का अभिवादन। शासकीय दिग्विजय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजनांदगांव के राजनीति विज्ञान विभाग द्वारा कोविड-19 मानव सुरक्षा के लिए एक नवीन चुनौती विषय पर आयोजित इस राष्ट्रीय वेबिनार में इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम सभी से संबद्ध माननीय डॉक्टर अरुणा पल्टा जी, यशस्वी कुलपति हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग, मेरे नितांत प्रिय दो भाई हैं, आज एक तो दिख भी रहे हैं, प्रोफेसर मधुरेंद्र कुमार जी, विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल, और जो मुझे दिखलाई दे रहे हैं इस समय सामने, प्रोफेसर निसारुल हक, राजनीति विज्ञान विभाग जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय नई दिल्ली। नमस्कार। नमस्कार। आपको देख के बहुत खुशी हो रही है, बहुत दिन पर मैं देख भी रहा हूँ आपको। और मेरे मित्र डॉक्टर DN सूर्यवंशी जी, इस महाविद्यालय की ख्यातिलब्ध प्राचार्य डॉक्टर BN मेश्राम जी, जिनको मैं सुन रहा था, बहुत अच्छा बोल रही थी और मेरे बारे में बहुत अच्छा कहा। शायद इसकी आयोजन कर रहे हैं इस कार्यक्रम का डॉक्टर अर्चना ठाकुर, संचालन कर रहे हैं डॉक्टर संजय सप्तर्षि, और इसी विभाग से डॉक्टर अमिताभ बख्शी। इसमें और संबद्ध हैं प्रोफेसर अनुपमा सक्सेना हमारे समीपस्थ विश्वविद्यालय से। अन्य वे सभी जो इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे हैं अथवा जिज्ञासु के रूप में सुन रहे हैं, दर्शक के रूप में हम लोगों को देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि एक महत्वपूर्ण विषय पर इस महाविद्यालय द्वारा वेबिनार आयोजित है, और इससे भी ज़्यादा खुशी है कि मेरे नितांत अभिन्न आत्मीय और विषय के सहयोगी प्रोफेसर निसारुल हक जी और मधुरेंद्र जी अभी जुड़ेंगे। इन लोगों को देखने का सुअवसर मुझे मिल रहा है, सुनने का भी मिलेगा। आज के दौर में दुनिया एक नए फेज, जिसे कोविड-19 फेज कहते हैं, उसमें है, जिसमें बहुत कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। एक अदृश्य विषाणु ने, जिसे कोविड-19 कहा जाता है, दुनिया की सभी गतिविधियों को विराम की स्थिति में ला दिया है। वस्तुतः हम सभी जीवन में प्रगतिकामी हैं और इस प्रगति के लिए आय आजीविका के जितने अवसर हैं उसकी तलाश में रहते हैं। अवसर मिल जाने पर अपना संपूर्ण योगदान करते हैं, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने राष्ट्र का उन्नयन करते हैं और अंततः मानवता की सेवा करते हैं। लेकिन एक अदृश्य विषाणु, जिसका उद्भव स्थल हमारे पड़ोस का एक राष्ट्र है, जो अपने अमानुषिक वृत्ति के कारण अब ज़्यादा चर्चित है आज की दुनिया में, नाम लेना ठीक भी नहीं उसका, वहाँ की प्रयोगशाला से निकला। अभी भी यह तय होना है कि किस प्रकार इसका उद्भव हुआ। आम चर्चा ऐसी है, और इस विषाणु ने पूरी दुनिया को, पूरी मानव सभ्यता को आक्रांत कर रखा है। यह दुनिया संशय और संकट के दौर में है। संशय अर्थात हम हर मिलने वाले को ऐसा नहीं मानते कि वह असंक्रमित है। संकट कि हमारे जीवन की सभी गतिविधियां इस समय बाधित हैं। गतिविधियों का सीधा संबंध होता है आय आजीविका, रोजगार, व्यापार, उद्योग, उत्पादन, विपणन, यातायात और फिर सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक गतिविधियों से इसका सीधा संबंध होता है। अभी डॉक्टर अंजना जी मानव सुरक्षा के 7 आयामों की चर्चा कर रही थी, लेकिन अब उससे भी ज़्यादा फलक तैयार कर दिया है इस कोविड-19 ने। हम व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए चिंतित होते हैं, सामूहिक सुरक्षा के लिए चिंतित होते हैं, सामाजिक आर्थिक सुरक्षा के लिए चिंतित होते हैं। आर्थिक पक्ष पर अभी प्रिंसिपल साहब बता भी रही थी। पर्यावरण सुरक्षा को लेकर चिंतित होते हैं, खाद्यान्न सुरक्षा को लेकर चिंतित होते हैं, और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंतित होते हैं। उससे भी अब आगे हम निकले हैं। बहुत सारी ऐसी
समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं जिनका कभी हमने अनुमान ही नहीं किया था। आज तक के ज्ञात मानव इतिहास में ऐसा कोई चरण नहीं आया विकास का जिसमें पूरी दुनिया एक धरातल पर खड़ी हो गई हो। आज विकसित, विकासशील, विकासोन्मुख जितने भी राष्ट्र हैं सब एक धरातल पर खड़े हैं। वैभव और वैज्ञानिक उपलब्धियों का कोई अर्थ नहीं रह गया। सभी देश एक समान इस विषाणु से लड़ रहे हैं। इस अदृश्य संकट का समाधान करने के लिए सन्नद्ध हैं। यद्यपि इसके बारे में संकेत नवंबर 19 से मिलने आरंभ हो गए थे, दिसंबर में चर्चा शुरू हो गई थी, लेकिन आज की तारीख तक हम इसका सम्यक समाधान नहीं कर पाए हैं। केवल रूस ने इसकी औषधि खोजने का ऐलान किया है, वहाँ ऐसी वैक्सीन तैयार हो गई है। अन्य देश भी इसमें लगे हैं और शीघ्र ही ऐसा अनुमान है कि सभी देश और विशेषकर हमारा देश 3 औषधियों को लेकर के आ रहा है इस संदर्भ में, और शीघ्र ही हम इस आपदा का निवारण करने में सफल होंगे। लेकिन इस आपदा के दौर में मानव जीवन पर गहरे आघात लगे हैं। हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे अंचल में, जहाँ कहीं भी हम रहते हों, हम स्वयं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए आय और आजीविका की तलाश में देश के विभिन्न अंचलों में गए, दुनिया के विभिन्न अंचलों में गए, और इस विषाणु के चलते विवशता की स्थिति में जो भी कहीं बाहर गए थे उन्हें वापस आना पड़ा। कारण औद्योगिक आस्थान बंद हो गए, विपणन, व्यापार, बाजार सब बंद हो गए। यहाँ तक कि जिससे हम लोगों का सीधा संबंध है, शिक्षा क्षेत्र, सारे शिक्षण संस्थान भी बंद हो गए और विद्यार्थियों को अपने अपने घरों को जाना पड़ा। एक नए प्रकार की कार्य संस्कृति विकसित हुई जिसे वर्क फ्रॉम दी होम कहते हैं। भला हो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस अदृश्य विषाणु के समन में, समाधान में सब लोग लगे हुए हैं, लेकिन शिक्षा का क्षेत्र विधिवत सक्रिय है और अपने लक्ष्य में सफल भी है। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, जो इस समय वैश्विक मंच पर महानायक के रूप में समादृत हैं, उनके नेतृत्व में हम भयहीन हो रहे हैं, भयमुक्त हो रहे हैं और निर्भय होकर जीवन क्रम को संचालित कर रहे हैं। हमारे शिक्षा मंत्री जी नियमित रूप से शिक्षा की गतिविधियों को और तेज करने के लिए हमें प्रोत्साहित करते रहते हैं, और आज शिक्षक और शिक्षार्थी का संबंध पहले से भी ज़्यादा है। 27x4 की प्रक्रिया में हम अपने विद्यार्थियों से निरंतर संपर्क में हैं। उनके अध्यापन की व्यवस्था चल रही है और शिक्षा का क्षेत्र सबसे कम प्रभावित हुआ है इस विषाणु के चलते। लेकिन गहरा संकट आया है हमारे स्वयं के अस्तित्व पर। इसलिए यह वैश्विक महामारी मानव अस्तित्व के लिए गंभीर चुनौती बनकर आई है। इसके चलते जीवन में मनुष्यों के अस्तित्व और आस्थान सब प्रभावित हुए हैं और हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम हुई है। हम अगर विचार करें क्या क्या संकट आए, आजीविका के स्थल से हमें वापस लौटना पड़ा, उद्योग व्यापार बंद हो गए, उत्पादन रुका, व्यापार, विपणन, ये जो स्थान हैं जहां आजीविका मिलती थी, हमें रहने का अवसर मिलता था, प्रगति के आयाम सुलभ होते थे, ये सब कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो गए। पूरी दुनिया ही एक तरह से मंथर गति से चलने लगी, आप कह सकते हैं शिथिल हो गई। राष्ट्रों की सीमाएं कोविड-19 फेज से पहले आधुनिक वैज्ञानिक क्रांति के चलते, उदारीकरण, भूमंडलीकरण, निजीकरण के चलते, संचार क्रांति के चलते कुछ शिथिल हो गई थी। सेवा निवेश का प्रवाह, सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रवाह बहुत सुगम था, लेकिन कोविड-19 ने अचानक सब रोक दिया। अब राष्ट्रों की सीमाएं जटिल हो गई हैं। कोई राष्ट्र अपने सीमा के अंतर्गत बाह्य देश से, दूसरे देश से अब अतिथियों को आमंत्रित नहीं करता, कारण कि संशय की स्थिति है। इस तरह सारी गतिविधियां रुकी हुई हैं। समाज के अंतर्गत सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियां बाधित हुई। विवाह या जितने भी संस्कार के
उपादान हैं, कार्यक्रम हैं, इन पर भी ग्रहण लगा। तिथियां आगे बढ़ीं और अब संख्या जो उत्सव धर्मिता में सम्मिलित होती थी उस पर रोक लगी, उस पर अंकुश लगा। अब हम अपने परिवार में रह रहे हैं। एक समय ऐसा भी था प्रगति की दौड़ में जब हमारे पास किसी के लिए समय नहीं था। कोई मिलना चाहे, फोन करना चाहे, अभी तो समय नहीं है। अब हमारे पास पर्याप्त समय है अपने लोगों के लिए, सगे संबंधियों के लिए, अपने समाज के लिए, और दुनिया में जहाँ कहीं भी भारतवंशी हैं अथवा उनके मित्र हैं, सबके लिए अब हमारे पास समय है। अब हम संवेदनशील हो गए हैं। भौतिक प्रगति की दौड़ में, सुविधाओं की तलाश में हमारी संवेदना कहीं पीछे छूट गई थी। अब हम पुनः संवेदनशील हो गए हैं और सबका ध्यान रख रहे हैं। यह इस विषाणु का एक प्रकारांतर से मिलने वाला लाभ है कि हमारी संवेदना जागृत हुई है। हमारे अंदर अब मानव मूल्यों का पुनः नए सिरे से विकास हुआ है और मूल्यों का हमारे अंदर समावेश हुआ है। इसमें हम सुरक्षा के सारे उपाय रखते हैं। 2 गज की दूरी जरूरी है, मास्क लगाते हैं, सैनिटाइजर का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम अपनी सुरक्षा को लेकर जो इसका मूल विषय है कि हमारे जीवन पर जो पड़ने वाली चुनौतियां हैं, खतरे हैं, उनका निवारण कैसे करें। इसके चलते यातायात के साधन भी बाधित हुए, पर्यटन उद्योग प्रभावित हुआ। अर्थात जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां हमें आजीविका मिल जाती थी, आजीविका का अवसर मिलता था, या जीवन में आनंद की अनुभूति होती थी, सुखानुभूति होती थी। वह सब कहीं न कहीं बाधित हो गया। अब हम परिवार में हैं। अब हमने सीख लिया कि कैसे संयम के साथ रहना चाहिए। जो भौतिक उपलब्धियां हैं, सुख सुविधाएं हैं, उनका कोई अर्थ नहीं रह गया। जिनके पास दर्जनों गाड़ियां, आज कोई अर्थ नहीं है। दर्जनों मकान है, कोई उसका अर्थ नहीं है। आप इस समय अपने परिवारिक जनों के पास हैं, साथ हैं, यही सार्थक है। और बहुत कुछ हमने सीखा। हमने आधी आबादी से संयम करना सीख लिया, कैसे उनके द्वारा घरों में रहकर कार्यों का संपादन किया जाता है, यह सब हमने सीख लिया, नए तरीके से सीख लिया। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात हमने सीखा, राष्ट्र की सुरक्षा के साथ ही हमारे जीवन की सुरक्षा के लिए जो लोग लगे हुए हैं, जिन्हें कोरोना वॉरियर्स कहा जाता है, हमारे सुरक्षा कर्मी, हमारे सैनिक, पुलिस तंत्र के लोग, हाउसकीपर्स और सर्वोपरि डॉक्टर्स, अब हमने इनका सम्मान करना पहले से अधिक सीख लिया है और हम इन्हें सम्मान कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यह परिवर्तन आया हुआ है। अब हमने सीख लिया कि आहार की स्थिति क्या होनी चाहिए। गत दिनों हम फास्ट फूड और जंक फूड को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मान लिए थे। अब हमें लगता है कि हमारे अंचल में जो खाद्यान्न सुलभ है, खाद्यान्न सुरक्षा भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा एक चर्चित और चिन्हित विषय है, वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम भारत के लोग हैं, हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दुनिया का सेफेस्ट, फास्टेस्ट फूड हिंदुस्तान में मिलता है। लिट्टी चोखा, चिवड़ा, दही, यह सब हिंदुस्तान का फास्टेस्ट फूड है। सत्तू आप लोग सुनते होंगे, जिसे बिहार का टॉनिक कहा जाता है। ये फास्टेस्ट फूड है जिसके आधार पर हम अपने जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं। अब हमें वह आहार लेना है जो हमारा परिवेश हमें प्रदान करता है। शुद्ध अन्न जो घर में माँ बहनों के हाथ से मिलता है, बेटियां जिस पर अपनी सुदृष्टि रखती हैं। अब हमने सीख लिया कि घर का भोजन, हमारे अंचल से उत्पादित अन्न कैसा होता है। आज की तारीख में जीवन सुरक्षा के लिए जरूरी है कि हम ऐसे पदार्थों का सेवन करें जिससे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। हम जिस अंचल में हैं, यहाँ जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा हैं, मेडिसिनल प्लांट्स बहुत ज़्यादा हैं, जिन्हें हम वनौषधि कहते हैं। आज हम जान गए हैं कि इस विषाणु से बचने के आजकल जो उपाय निकाले जा रहे हैं, उससे पहले से हमारे पास तुलसी दल है, हमारे पास गिलोय है। अब हमने उसका नियमित सेवन करना सीख लिया। ये प्रकृति ने ही हमें दिया हुआ है, अब हमें इसका सम्मान करना चाहिए। कोरोना के दौर में बाहर ना निकलने के कारण
या भविष्य को लेकर संशयग्रस्त होने के कारण एक नई समस्या, वैश्विक समस्या बन गई, जिसे स्ट्रेस की समस्या कहते हैं, तनाव और दबाव की समस्या कहते हैं। इसके निवारण के लिए भी जो रास्ते सुझाए गए वह 3 प्रकार के: मेडिटेशन जो इस देश में पहले से है, न्यूट्रिशन आहार हमारा ठीक होना चाहिए, और रिक्रिएशन मनोरंजन के साधन जो आजकल बाह्य साधन हैं वह बंद हैं। हम परिवार में रहकर कथा कहानियाँ सुन लिया करते थे, खेल लिया करते थे, अब पुनः नए सिरे से हम उनकी परिभाषा करने लगे हैं और प्रयोग करने लगे हैं, और इस तरह तनाव रहित रहने लगे हैं। हिंदुस्तान में तनाव रहित लोगों की संख्या दुनिया की तुलना में बहुत ज़्यादा है। यहाँ डिप्रेशन के शिकार लोगों की संख्या दुनिया के अन्य देशों की तुलना में न्यूनतम है। यह सब कुछ इसलिए है कि हमारा परिवार संयुक्त परिवार होता है, जहाँ सबके बारे में विचार होता है, और हमारा समाज उस परिवार को मानकर चलता है जिसमें पूरी दुनिया ही एक परिवार के रूप में देखी जाती है। महोपनिषद में लिखा है, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है, यह पराया है, यह संकीर्ण वृत्ति वाले लोगों की सोच हो सकती है, लेकिन जो उदार चरित्र के लोग हैं, हम भारतीय, भारतवंशी, इनके लिए पूरी दुनिया ही एक परिवार की तरह है। इसीलिए हमारी संवेदना इस समय पहले से भी कई गुना ज़्यादा है, और हम वैश्विक संदर्भ में जानकारियाँ ले रहे हैं। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से वैश्विक सूचनाएं हमारे पास पहुंचती हैं, और इस तरह से हम पूरे दुनिया को सहयोग करना चाहते हैं। संवेदना से, सद्भावना से, सहयोग से, सानिध्य से अब एक नए क्षेत्र में ज़्यादा चिंतन और मनन हो रहा है। हमने प्रगति के दौर में सुख सुविधाओं को विकसित किया, प्राप्त किया, विनाश और संहार के साधन बनाए, लेकिन अब पूरी दुनिया को पता चल गया है कि हमें स्वास्थ्य रक्षण के साधन ज़्यादा विकसित करने हैं। इसलिए PPE किट हो या वेंटिलेटर हो, औषधियाँ हो, अब इसकी प्रचुरता और इसकी सुलभता के लिए ज़्यादा कार्य किए जा रहे हैं। इस संदर्भ में अब प्रगति होनी है, इसलिए औषधि उद्योग का भविष्य बहुत ज़्यादा उज्जवल है, क्योंकि हम रहेंगे तभी सुविधाओं का भोग कर पाएंगे। पर्यावरण को सुरक्षित रखना आवश्यक है। अगर हम सुरक्षित हैं तो इसमें पर्यावरण की बहुत भूमिका है, प्रकृति की बहुत भूमिका है। हमने प्रकृति का दोहन तो किया, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए इस प्रकृति को संरक्षित नहीं किया। अब हम सतत विकास की अवधारणा को नए सिरे से व्याख्यायित भी कर रहे हैं और उसका प्रयोग भी कर रहे हैं। आर्थिक संदर्भों में स्किल मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्किल, अप स्किल, री स्किल, और स्थानीय स्तर पर जो उत्पाद हैं उनके बारे में विचार ज़रूरी है। और फिर हम लोकल को ग्लोबल कैसे बनाएं, इसके लिए वोकल कैसे हो जाएं, यह सब ध्यान में रखेंगे तो स्थानीय स्तर पर ही सबके लिए रोज़गार मिलेगा। जहाँ तक ऊर्जा संकट की बात है, तो अब केवल यही मान्यता नहीं है कि डीजल पेट्रोल से ही दुनिया संचालित होती है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की तलाश हो रही है। हम सौभाग्यशाली हैं कि सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में हमारा देश अब अग्रणी राष्ट्र कहा जा रहा है, नेतृत्व करता राष्ट्र। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी हम बहुत जल्दी अग्रणी राष्ट्र बनने वाले हैं दुनिया के। प्रकृति ने थोरियम का अक्षुण्ण भंडार हिंदुस्तान को दिया हुआ है। तो इस तरह ऊर्जा के क्षेत्र में भी हम आत्मनिर्भर हैं। आत्मनिर्भरता आज का संकल्प है। हम आत्मनिर्भर बनेंगे, औद्योगिक क्षेत्र हो, व्यापारिक क्षेत्र हो, कृषि क्षेत्र हो, जिसमें ज़्यादा संभावनाएं हैं विकास के लिए। सभी क्षेत्रों में हमें आगे बढ़ना है और अपने आसपास के अंचल को संभाल के रखना है। इसमें हम सुधार करें, इसका हम परिष्कार करें तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। मैं जिस अंचल में रहता हूँ इसे जनजातीय अंचल कहा जाता है, रेवाखंड कहा जाता है। एक अद्भुत किस्म का कोदो होता है जिसकी ब्रांडिंग
हमारी यूनिवर्सिटी करती है उसे अमरकंटक कोदो कहते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने का बहुत अच्छा माध्यम है, साधन है, अन्न है। सावा, कोदो, टांगुन, मड़ुआ हमारे प्रिय मधुरेंद्र जी जानते हैं कि यह कितना रिच है हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। इस पर नए सिरे से विचार हो रहा है। इसका उत्पादन कैसे बढ़े हमारा विश्वविद्यालय देखता है। विशेष करके शहद सुरक्षा कवच है मानव जीवन का। जो हमारे क्षेत्र का शहद है दुनिया का सर्वोत्तम शहद है और इसे हमारा विश्वविद्यालय प्रोसेस करता है अमरकंटक शहद के रूप में। आप जहाँ कहीं भी हों ये चीज़ें सुलभ हैं। जीवन सुरक्षित रहेगा तो सुविधाओं का उपभोग किया जाएगा। सुविधाओं का उपयोग हम करें और लोगों का ध्यान रखते हुए विकास करें। इसके लिए शिक्षा बहुत ज़्यादा आवश्यक है। विकास की कोई भी इबारत शिक्षा के माध्यम से ही लिखी जाती है। हम सभी शिक्षा क्षेत्र के लोग हैं। शिक्षा के माध्यम से ही चतुर्दिक प्रगति होती है। ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, ध्यान, अध्यात्म सभी क्षेत्रों में शिक्षा के माध्यम से ही हम उत्कर्ष पर पहुंचते हैं। आइए हम सभी मिलकर भारत को स्वच्छ, स्वस्थ, समृद्ध, सशक्त राष्ट्र बनाने में अपना योगदान करें। हम सभी शिक्षा क्षेत्र के हैं, इसलिए आने वाली दुनिया जो ज्ञान की दुनिया है उसमें भारत को ज्ञान के क्षेत्र में महानतम राष्ट्र बनाने में अपना योगदान करें। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।